हेलो एस्पिरेंट्स। आज बिना टाइम वेस्ट किए एंशिएंट हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर से 2026 प्रीलिम्स में पूछे गए क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट कवर करेंगे। लेकिन प्लीज मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के शुरू होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। बेसिकली यूपीएससी प्रीलिम्स का जीएस पेपर 1 का सेट डी है और इसका 9th क्वेश्चन आपके सामने है। पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर द फेमस क्लासिकल सिंगर फ्रॉम कर्नाटका रिप्रेजेंटेड द आगरा घराना, ग्वालियर, पटियाला और जयपुर अतरौली घराना। इस क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछा गया है कि जो फेमस क्लासिकल सिंगर है कर्नाटका से पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर, वो कौन से घराना को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहली बात कि किसी रिसोर्स में मेंशन है, तो रिसोर्सेज में सिर्फ घराना वर्ड के बारे में बता रखा है कि बेसिकली घराना होता क्या है। वो आपका नितिन सिंघानिया में आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या ये क्वेश्चन डुएबल था? नहीं, डुएबल उन लोगों के लिए था जिन्होंने करंट अफेयर या फिर न्यूज़पेपर अच्छे से कवर कर रखा है। मुझे किसी मैगजीन वगैरह में तो ये नहीं मिला, लेकिन हाँ, द हिंदू का जो एडिटोरियल है या आर्टिकल है उसमें मेरे को इनका नाम मिला है। 1 जनवरी 2026 के द हिंदू के आर्टिकल में मेंशन है, जैसा कि आप देख सकते हो। ये पूरे तरीके से करंट अफेयर पे ही बेस्ड था। ये न्यूज में क्यों था ये भी देख लेते हैं। ये न्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कर्नाटका गवर्नमेंट ने फेमस हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर के नाम पर धारवाड़ में कल्चरल सेंटर बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए का अप्रूवल दिया था। राइट आंसर होगा डी, जयपुर अतरौली घराना। 10th, इन विच वन अमंग द फॉलोइंग टेक्स्ट डज द टर्म क्षेत्रपत्नी मिस्ट्रेस ऑफ द फील्ड ओरिजिनेट। इसमें पूछ रहा है जो टर्म है क्षेत्रपत्नी वो इन चारों वेदास में से किस में ओरिजिनेट हुआ था? ऋग्वेद, अथर्ववेद, अष्टाध्यायी एंड अर्थशास्त्र। सबसे पहली चीज, ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, यानी कि लॉजिकल थिंकिंग पे बेस्ड है। क्या ये क्वेश्चन डुएबल था? ये क्वेश्चन बिल्कुल डुएबल था जिन्होंने आर एस शर्मा को बहुत ध्यान से पढ़ रखा है। अब आप बोलोगे कि भाई क्षेत्रपत्नी वर्ड हमने तो कहीं नहीं पढ़ा आर एस शर्मा में। भाई मुझे भी नहीं मिला, इवन मैंने और रिसोर्सेज देखे उसमें भी नहीं मिला। लेकिन जब आर एस शर्मा को आप पढ़ोगे तो वहां पे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये वर्ड डायरेक्टली किस वेदा से कनेक्ट करता है। वो मैं आपको रिसोर्सेज के प्रूफ के साथ दिखाऊंगी। आर एस शर्मा के चैप्टर नंबर 12 और 13 से पूछा गया है, यानी कि द एज ऑफ द ऋग्वेदा एंड द लेटर वैदिक फेज से। पहले इस क्वेश्चन में हम देखेंगे लास्ट के 2 ऑप्शंस, सी एंड डी वाला, अष्टाध्यायी एंड अर्थशास्त्र। जब आप ऋग्वेदा पढ़ोगे या फिर आप लेटर वैदिक पीरियड पढ़ोगे, आप पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, तो भी आपको ये 2 वर्ड अर्थशास्त्र और अष्टाध्यायी कहीं नहीं मिलने वाले। तो अगर वो चैप्टर किसी ने भी ध्यान से पढ़ा है तो ये दोनों ऑप्शन तो उसके ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएंगे। बचा कौन सा? ऋग्वेदा और अथर्ववेदा। तो ऋग्वेदा का जब आप ट्राइब एंड फैमिली वाला सेक्शन पढ़ोगे तो वहां से आपको एक चीज क्लियर होगी कि ऋग्वेदा में सिर्फ पैट्रियार्कल सोसाइटी की बात करी गई है। वुमेन की वहां कोई बात नहीं हुई, और हुई भी है तो वुमेन को सिर्फ इंफीरियर दिखाया गया है। यहाँ बात होती है मैन पावर की, यहाँ बात होती है गॉड की रादर देन गॉडेसेस। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, इट वॉज ऑब्वियसली अ पैट्रियार्कल फैमिली हेडेड बाय द फादर। As it was a patriarchal society, the birth of a son was repeatedly desired, and people prayed to the gods for brave sons to fight the war. In the Rig Veda, no desire is expressed for daughters. यानी कि पैट्रियार्कल फैमिली जिसको फादर हेड करते थे, और एक ऐसी सोसाइटी जहां पे सबसे ज्यादा जो डिजायर करी जाती थी वो करी जाती थी बेटों की। गॉड से प्रे करते थे कि हमारे ब्रेव सन्स हों ताकि हम उनको वॉर्स में फाइट के लिए यूज कर सकें, जबकि डॉटर्स के लिए कोई भी डिजायर नहीं रखता था ऋग्वेदा के टाइम पे। क्षेत्रपत्नी जो वर्ड है, जहां पे देवियों की जगह देवताओं को ज्यादा पूछा जाता था, देवियों का भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं था, क्षेत्रपत्नी वर्ड वहां से तो बिलोंग नहीं कर सकता। तो ऑप्शन क्या बचा? बी, अथर्ववेदा। तो ये आपका राइट आंसर होगा। अब ये क्यों होगा थोड़ा ये भी देख लेते हैं। अथर्ववेद मेंशन्ड इन द चैप्टर ऑफ लेटर वैदिक पीरियड, and in this chapter there is a subheading social organization। पर लाइन दे रखी है, women were generally given a lower position, although some women theologians took part in philosophical discussions and some queen participated in coronation rituals। यहाँ पर भी बेसिकली वुमेन की जो पोजीशन थी वो लोअर ही समझी जाती थी, लेकिन फिर भी कुछ वुमेन थियोलॉजियंस जो थे उन्होंने अपने फिलोसॉफिकल डिस्कशंस में बोला कुछ क्वींस ऐसी हैं जिनका पार्टिसिपेशन कोरोनेशन रिचुअल्स में देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि राज्याभिषेक जो होता है जहां पर राजा रानी का राज्याभिषेक किया जाता है, गद्दी पे बिठाया जाता है, तो वहां पे बेसिकली वुमेन का पार्टिसिपेशन देखा गया है। किसमें? अथर्ववेदा में। और कहाँ ऋग्वेदा में बिल्कुल इंफीरियर समझाया जाता था, कोई मतलब नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे वुमेन नाम की चीज जो है बेसिकली एग्जिस्ट करती थी। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि पूरा लॉजिकल थिंकिंग पे बेस्ड है। अगर ये चैप्टर्स आपने पढ़ रखे हैं तो आप इसको क्रैक तो कर सकते हो पैटर्न को, नो डाउट। लेकिन हाँ, मैं इस एग्जाम को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रही कि ये एग्जाम बहुत ईजी था। यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग की डिमांड है और वो हमें दिख रही है। सो आपका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा बी। क्वेश्चन है 11th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्नेटिक म्यूजिक रागास इज सिमिलर टू रागा बिलावल इन हिंदुस्तानी म्यूजिक। सो भाई ये क्वेश्चन मुझे तो कहीं नहीं मिला, अगर आपको कहीं मिलता है, कोई रिसोर्स आपको मिलता है तो प्लीज मुझे भी बताइएगा। बाकी मैंने इसको गूगल पे सर्च करा था कार्नेटिक म्यूजिक रागास के नाम से, तो वहां पे ये जो डी ऑप्शन है वो सबसे पहले खुल के रहा था, धीरा शंकरा भरणम का। ये इसमें राइट ऑप्शन है। ये डुएबल था? बिल्कुल भी नहीं। ये किसी करंट अफेयर में था? मुझे तो नहीं मिला। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत है, मेरे हिसाब से अटेम्प्ट नहीं किया जा सकता था। क्वेश्चन है 13th, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं जो कॉइनेज सिस्टम से रिलेटेड हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है पाली टेक्स्ट में कॉइन्स आते थे जैसे कहापना और निका, कमसा, ककानिका, ये सब। ये जो स्टेटमेंट दिया ना, ये आपको जस्ट कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया है, ठीक है, क्योंकि ऐसे वर्ड मुझे तो कहीं किसी बुक में मिले नहीं। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है?
पाली टेक्स्ट से कुछ लिटरेरी एविडेंस मिले हैं पंच मार्क्ड कॉइन्स के फ्रॉम मैनी साइड्स, मोस्ट ऑफ देम मेड ऑफ सिल्वर, जिनमें से ज्यादातर जो कॉइन्स थे वो सिल्वर वाले कॉइन्स थे, पंच मार्क कॉइन्स। तो अगर आपको कॉइन्स के बारे में पढ़ना है तो आर्ट एंड कल्चर में कॉइनेज का पूरा चैप्टर दे रखा है, आप वहां से जाकर के बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो। वहां पे ये पंच मार्क कॉइन्स वगैरह के बारे में दे रखा है, इवन आपके एनसीईआरटीज में भी मेंशन है। लेकिन इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर कहाँ मिलेगा, लेट्स सी। के दो ऑप्शन और दे रखे हैं, पहला है इमरजेंस ऑफ अर्बन लाइफ एंड सेकंड है ट्रांजिशन टू मनी इकोनॉमी। अब इसमें यह बताना है कि ये दोनों जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं क्या ये ऊपर वाले स्टेटमेंट से एसोसिएट करते हैं, और करते हैं तो कैसे और कौन कौन से। ओवरऑल इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि यहाँ पे कॉइन्स का यूज क्यों किया गया, चाहे वो सिल्वर कॉइन्स हो या फिर कॉइन्स के रेफरेंसेज हो। तो पहला इमरजेंस ऑफ अर्बन लाइफ के लिए, ट्रांजिशन टू मनी इकोनॉमी के लिए, दोनों में से दोनों सही है ये बताना है। आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा आर.एस. शर्मा के चैप्टर 3 यानी कि नेचर ऑफ सोर्सेज एंड हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन में। जो कॉइन्स वाला सब टॉपिक है उसमें लाइन मेंशन कर रखी है, एज कॉइन्स वर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस सच एज डोनेशंस, अ मोड ऑफ पेमेंट एंड अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और वी कैन से दैट द ट्रांजिशन दे थ्रो कंसिडरेबल लाइट ऑन इकोनॉमिक हिस्ट्री। कॉइन्स का यूज या तो डोनेशंस के लिए किया जाता था, या फिर पेमेंट का एक मोड था, या फिर मनी एक्सचेंज का मीडियम था क्या आपका कॉइन। तो इससे आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ट्रांजिशन टू मनी इकोनॉमी वाला, जिसका मतलब है एक्सचेंज करना मनी में, यानी कि बार्टर सिस्टम खत्म, अब मनी सिस्टम शुरू, कॉइन सिस्टम शुरू। नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सा आगे चल करके एक लाइन और क्लियर कर रखी है, दिस शोज दैट क्राफ्ट्स एंड कॉमर्स हैड बिकम इंपॉर्टेंट, कॉइन्स हेल्प ट्रांजैक्शंस ऑन अ लार्ज स्केल एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू ट्रेड। कॉइन्स हेल्प करते थे लार्ज स्केल पे ट्रांजैक्शन करने में और ट्रेड में भी कंट्रीब्यूट करते थे। और जब लार्ज स्केल पे ट्रांजैक्शन होता है या फिर ट्रेड होता है तो वहां पे इमरजेंस होता है अर्बन लाइफ का। लोग ट्रेड के लिए गांव से शहरों की तरफ जाते हैं और ट्रेड करते हैं थ्रू द मनी ट्रांजिशन और मनी एक्सचेंज। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। तो आपको इससे क्वेश्चन की इंटेंसिटी तो पता पड़ गई होगी, डेप्थनेस पता पड़ गई होगी, ये भी पता चल गया होगा कि यहाँ किसकी डिमांड है, लॉजिकल थिंकिंग की। क्वेश्चन है 14th, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स हैव नागरा स्टाइल शिखरा। 4 टेम्पल्स दे रखे हैं, उसमें से ये बताना है कि कौन से इनमें से ऐसे हैं जो नागरा स्टाइल शिखरा पे बेस्ड हैं। क्या इसका डायरेक्ट आंसर रिसोर्सेज में मिलेगा, तो आंसर है नहीं, इनडायरेक्टली आपको बिल्कुल मिलेगा। तीसरी चीज कि ये जो क्वेश्चन है वो आपका करंट अफेयर पे बेस्ड है, दशावतार टेम्पल का मेंशन करंट अफेयर में द हिंदू के एडिटोरियल में हो रखा है। लॉजिक के बेसिस पे हाँ आप इसको कर सकते हो, कैसे। फोर्थ ऑप्शन विरूपाक्ष टेम्पल पटाडकल, ये आपका गलत दे रखा है, अब ये कैसे पता चलेगा, तो ये टेम्पल नितिन सिंघानिया की बुक में मेंशन है डायरेक्टली, ठीक है। ऊपर से इस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है विरूपाक्ष टेम्पल से, ये बेसिकली कर्नाटका के हम्पी में है, ना कि पटाडकल में। तो ये ऑप्शन तो हो जाएगा आपका गलत, तो इससे केवल आपका डी वाला ऑप्शन एलिमिनेट होगा, कोई फायदा नहीं हो रहा इससे, ठीक है। फर्स्ट वाला ऑप्शन मलेगिटी शिवालिया बादामी, हमसे स्टाइल कौन सी पूछी है, नागरा स्टाइल, जबकि बादामी जो स्टाइल है वो है द्रविडियन स्टाइल, और ये आपको कहाँ मिलेगा, नितिन सिंघानिया में। और जरूरी नहीं है कि ये आपको टेम्पल स्ट्रक्चर में ही मिले, ये आपको केव्स वाले सेक्शन में भी मिल सकता है। तो इससे आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, यानी कि ए वाला भी गलत। अब ऑप्शन बचे आपके बी और सी। सेकंड और थर्ड ऑप्शन की बात करें एहोल और देवगढ़ की, तो भाई डायरेक्टली तो मेंशन नहीं है, इनडायरेक्टली मेंशन है 11th क्लास की फाइन आर्ट्स में, वहां पे एहोल और देवगढ़ में आने वाले टेम्पल्स के बारे में कोई मेंशन नहीं कर रखा। लेकिन यही चीज है जहां पे आपको एक स्टेप ऊपर जाने की जरूरत पड़ती है, कि अगर आप एहोल और देवगढ़ जैसी प्लेसेस को टेम्पल्स के रिगार्डिंग में पढ़ रहे हो तो आपका ये मतलब इंस्टिंक्ट आनी चाहिए आपके अंदर से कि भाई एक बार ये भी देख लेते हैं कि एहोल और देवगढ़ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं जो आते हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं एंड सेम एज इन नितिन सिंघानिया। और ट्विस्ट है, ये जो दशावतार टेम्पल है देवगढ़ का, ये नितिन सिंघानिया में मेंशन है, यानी कि विरूपक्ष भी है एंड दशावतार भी है, लेकिन दशावतार वाला जो टेम्पल है वो केव्स वाले सेक्शन में दे रखा है, ना कि नागरा स्टाइल में। बेसिकली ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आप वो फर्स्ट चैप्टर विजुअल आर्ट वाला बहुत अच्छे से कवर कर लेते हो, इंटरलिंक करके बहुत सारी चीजें, टेम्पल्स, केव्स, फिर डायनेस्टीज, किंग्स, ये सब इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे से, और वो चीज अगर आपने कैचअप कर ली तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर दोगे नो डाउट। लेकिन हाँ ये भी सही है, मैं इस क्वेश्चन को भी जस्टिफाई नहीं करनी, ये डिफिकल्ट था, अगर करंट अफेयर पढ़ा होता तो शायद आप डायरेक्ट इसको कर देते। राइट ऑप्शन होगा बी। कि आप लोगों को क्लैरिटी मिल रही हो इन क्वेश्चंस को देखने के बाद, रिसोर्सेज को देखने के बाद एक्चुअली कि हाँ अब आपको क्या पढ़ना है। नेक्स्ट पार्ट में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को कवर करेंगे, तब तक के लिए प्लीज आप मेरी इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा बच्चों तक भेजो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू एवरीवन।